नमस्कार, पब्लिक इंडिया के स्पेशल संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ सरदार दया सिंह जी मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है दया सिंह जी आपका, सत श्री अकाल। हाँ, सोशल वर्कर भी हैं, विचारक भी हैं, पुस्तकें भी लिखते हैं और तमाम विषयों पर गहरी नॉलेज रखते हैं। दया सिंह जी, कल दिल्ली का चुनाव हुआ और हुँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों से 48 पे आ जाती है और आम आदमी पार्टी 62 से 22 पे आ जाती है। 40 सीटों का नुकसान आम आदमी पार्टी को होता है, भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों का फ़ायदा होता है और सरकार बनाने में सक्षम होती है। प्रधानमंत्री मोदी अपना जो उद्घोषणा है, वो बीजेपी के मुख्यालय से करते हैं। नड्डा साहब कहते हैं कि 2014 से हम लोग लगातार कार्यरत हैं, लोगों का विकास करने में, लोगों का काम करने में। हालाँकि इस बार का जो मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो कुछ दे रही है उसके अलावा हम 2500 रुपए महिलाओं को, 50,000 नौकरियां और बहुत सारी और चीजें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी की और लोगों ने एलजी और अरविंद केजरीवाल की तनातनी में भारतीय जनता पार्टी को चुना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 45.8, आम आदमी पार्टी को 43.72 और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6.40% वोट मिले। जरूरी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना सीएम पद छोड़ा इसलिए आम आदमी पार्टी हारी। उनके सभी दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती सभी चुनाव हार गए। आतिशी बड़े थिन मार्जिन से चुनाव जीती और ऐसा कहा जाता है कि अब आरएसएस की टीम ए और टीम बी दोनों आपस में लड़ी। टीम ए जीत गई, टीम बी हट गई और टीम सी यानी कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला। इस सारे परिवेश को आप कैसे देखते हैं और इसके दूरगामी परिणाम एमसीडी दिल्ली क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास है, तो क्या दिल्ली का भी चंडीगढ़ हो जाएगा? चंडीगढ़ में जैसे आपने देखा मेयर का चुनाव में धांधली हुई, उसके बाद 1 साल सिर्फ मेयर रहता है और अब चूँकि एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है, अब वो सत्ता में नहीं है, तो एमसीडी को कैसे चलाएँगे? क्या वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हो जाएगा? ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी? एलजी तो हैं ही हैं, गुजरात मॉडल जारी है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है, पंजाब के मुतालिक भगवंत सिंह मान की सरकार जिस पे एब्सोल्यूट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल का है, राघव चड्ढा वहाँ के सुपर सीएम हैं, तो इसको आप पंजाब की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं? पंजाब की सरकार कब तक बची रहेगी? क्या आम आदमी पार्टी अब बिखराव की तरफ है? या वो अरविंद केजरीवाल के पीछे बैठकर अगले 5 साल तक इंतजार करेगी? या पंजाब इलेक्शन आते-आते आम आदमी पार्टी बचेगी? तीनों सब्जेक्ट्स पे मैं आपसे सवाल ये लेना चाहता हूँ। अतुल जी, एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपसे मौका मिला इस बात को करने का और ये बड़ा मौज़ू है कि हमें इस बात पर सोचना चाहिए। मैंने कांग्रेस को शुरू में ही कहा था कि कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है, ये कांग्रेस के लिए खतरनाक होगा। मैंने जब अन्ना आंदोलन था, तो उस समय भी मैंने एक यात्रा की थी वेई नदी से गंगा नदी तक। जब कोई भी पटाखा बोलता था अन्ना हज़ारे के आंदोलन के दौरान, तो मुसलमान का नाम आ जाता था, मुसलमान कई अंदर हो जाते थे। मुझे मुसलमान मिले, पत्रकार मिले, उन्होंने कहा कि दया सिंह जी इसका ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। मैंने कहा हम पहले धरातल पर सोचते हैं, तो मैंने वेई नदी से गंगा नदी तक 15 अप्रैल 2011 से लेकर 28 अप्रैल 2011 तक एक यात्रा की। मैंने 3 चैप्टर लिखे कि सिख क्या सोचता है, हिंदू क्या सोचता है, vis-a-vis मुस्लिम क्या सोचता है। ये मेरे 3 चैप्टर थे। मैं सभी जगह गया अमृतसर से लेकर और वेई नदी से लेकर और कुरुक्षेत्र और देवबंद और मैं सब जगह गया। शायद जितना देवबंद में मुझे छपा मैं जितना छपा वहाँ, शायद आज तक कोई सिख लीडर नहीं छपा होगा। उसके बाद मैं लखनऊ और आजमगढ़ वगैरह जाते हुए तो बनारस में जब उसका समापन किया, तो राधा भट्ट जो गांधी पीस फाउंडेशन की अध्यक्षा थी, वो मुझे कहने लगी कि भाई जी मैं भी आपके साथ चलूं। मैं कहा आप भी चलो। तो वेई नदी क्योंकि गुरु नानक का स्थान है और वहीं से पहली यात्रा गुरु नानक साहब ने इनिशिएट की थी, ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लो राम के पिंड प्राण। हम इसी मौजू पर लेकर हमें इसी बात पर लेकर हमने वो यात्रा की। मुझे खुशी हुई कि उसके बाद मैंने अपना समीक्षा पत्र सरदार मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री उनको भेजा, उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको भेजा और उसमें मैंने ये सारी बातें लिख दी कि अन्ना आंदोलन कुछ नहीं है, आरएसएस का एक बनाया आडंबर है और आरएसएस इस सरकार को कांग्रेस को अब बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि सरदार मनमोहन सिंह ने 145 सीट के साथ 2004 में प्रधानमंत्री बने और 2009 में जब इलेक्शन हुआ तो वही सरदार
मनमोहन सिंह 206 सीटें जो सीधा तौर पर इलेक्शन उन्हीं के नाम पर सोनिया गांधी जी ने उन्हीं की फोटो दिखाकर लड़ा, तो एक ताकत मिली, सामने अडवाणी थे। तो मेरा ये कहना था कि ये जो हालात अब बना रहे हैं कि उस समय कुछ कांग्रेस आरएसएस के लोग, जब प्रज्ञा ठाकुर हो, हृदय हो और कई लोगों के नाम आने लगे और उनमें उनके नाम आ रहे थे, तो उनको ये लगा अगर ये सरकार ज्यादा देर चल गई तो हमारे बहुत सारे लोगों के लिए समस्याएं पैदा करेगी। करकरे के सामने केसेस चले गए और सारी बातें, मैं उन बातों पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल बैठा था आरएसएस का, उसने वो सारे ही काम किया जो केजरीवाल या आरएसएस चाहती थी, उन्होंने सारा काम किया। मेरा ये कहना था कि आपने जो कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है, इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वही हुआ 2013 में जब ये आम आदमी पार्टी बनी और इसके लोग सामने आए, नतीजा देश के सामने था। पूरी आरएसएस की बैकग्राउंड थी उस अन्ना आंदोलन में, पूरा आरएसएस और वो साधु संत और सारा जमावड़ा, कैसे रामलीला मैदान से स्वामी रामदेव भागा सलवार कमीज पहन के, सारा इतिहास के वो पन्ने। तो मेरा ये कहना था कि केजरीवाल ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, ऐसा कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, उसके पीछे आरएसएस का सारे का सारा ताना बाना जुड़ा था। तो उन्होंने केजरीवाल को आगे अन्ना आंदोलन के अंदर खड़े होके और मनमोहन सिंह सरकार को उन्होंने डिसऑन किया और डिथ्रोन किया। अब कांग्रेस का मैं हैरान होता हूं, जो अगर 145 का आंकड़ा लेकर सरदार मनमोहन सिंह 2004 में आए, वही सरदार मनमोहन सिंह जब वामपंथ बार हो गया, परमाणु संधि जो अमेरिका की हुई, तो उस समय मनमोहन सिंह के नाम से इलेक्शन लड़ा है तो 206, तो 63 सीट का फर्क पड़ा। ऑन द कंट्रेरी सर, नरेंद्र मोदी जी जब 2014 का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उस समय 168 मेंबर कांग्रेस के सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी में चले गए, जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट थे। तो इसका मतलब है कि 282 में से अगर 168 माइनस कर दे तो मोदी जी को तो 114 ही सीट मिली थी उस समय भी। अब मैं केजरीवाल जी की बात कर लूं। केजरीवाल जी ने उस समय 2013 में जब इलेक्शन हो रहा था, तो टेम्पो के पीछे लिखा हुआ था, जितने भी ये जो थ्री व्हीलर्स वगैरह, ऑटो इसके रिक्शा। पीछे लिखा, हाँ, इसके पीछे लिखा था कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में दिल्ली केजरीवाल। में केजरीवाल। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जब ये बात स्पष्ट थी कि ये दोनों मिलकर एक नूरा कुश्ती है कि केवल और केवल कांग्रेस को डिसऑन किया जाए, कांग्रेस को डिथ्रोन किया जाए, इनका पूरे का पूरा यही था। तो आरएसएस चाहती थी कि कांग्रेस को नामो निशान मिटा दिया जाए, पर फिर भी वो जो कांग्रेस का अपना वर्चस्व है, अपनी ताकत थी, अपनी विचारधारा थी, गांधी विचारधारा पर खड़े थे। तो 2013 में, और फिर दूसरी गलती कांग्रेस ने फिर कर ली कि 2013 में जब केजरीवाल सरकार नहीं बना पा रहा था, 8 सीट उस समय कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस फिर सबमिट कर गई। कांग्रेस को जो काम नहीं करना चाहिए था उस समय अड़ जाती तो नया इलेक्शन हो जाता। 2015 में भी तो नया इलेक्शन हुआ। तो मेरा ख्याल था उस समय कांग्रेस ने जो गलतियां की और जो गलतियां हुई, उसका नतीजा जो हमने, फिर मैंने 2017 में जब केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब गई, तो मैं उस समय पंजाब गया और मैंने लोगों के सामने केजरीवाल जी की सारी बातें रखी कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि वहां कांग्रेस मुक्त दिल्ली करके आया, अब क्या सिख मुक्त पंजाब बनाना चाहते हो? तो मेरे सवाल थे। मैंने केजरीवाल जी के बारे में सारी बातें की कि कैसे अरुणा राय ने भजन लाल के कारण अरुणा राय के उसमें एनएसी में आ गया, अरुणा राय ने रिकमेंड कर दिया इसको आरटीआई में, आरटीआई से रिकमेंड होने के मैक्स से अवार्ड ही मिल गया और कोई खास बात नहीं थी। और मनमोहन सिंह को जब इनको पता लगा कि भजन लाल को कांग्रेस से मुक्त किया जा रहा है, उस समय इसने 9 लाख का चेक सरदार मनमोहन सिंह के वहां भेज दिया। एज प्रधानमंत्री वो आईआरएस अफसर है, आपको पता है कि मुझे कहाँ पेमेंट देनी है कहाँ नहीं देनी, 2 साल का जो स्टडी लीव थी इसकी और वो तो उस वापस देनी थी। तो मेरा ये कहना था कि केजरीवाल जी का जो इतिहास है वो बड़ा साफ है, उसमें कोई दो राय नहीं। जब पंजाब गए तो मैंने पंजाब में जाकर ये सारी बातें की, तो पंजाब में भी लोगों में अंदर भूत चढ़ा हुआ था कि नई किस्म की राजनीति आएगी, नई किस्म का सारा आएगा। और इसने भी पैसा, अभी वो पन्नू का तो एक केस ही खुल गया कि उसने कहा कि मेरे से 128 करोड़ रुपया इसने लिया। तो ये तो वो जाने या पन्नू जाने, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो उन लोगों के साथ भी केजरीवाल की अंडरस्टैंडिंग बन रही थी और आरएसएस के थ्रू ये सारा काम हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये आरएसएस के कारण ही ये यहाँ तक पहुंचा। और शायद
कांग्रेस ये चीज समझ नहीं पाई या वो सोचती रही कि हम इस हालत में क्या करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि केजरीवाल का इतिहास मैं आज के हालात में मैं बहुत स्पष्ट हूं। ये बहुत अच्छा हुआ कि कांग्रेस को अपनी जगह का पता लग गया। कांग्रेस ने अच्छा स्टैंड लिया। अगर यही स्टैंड 6 महीने पहले ले लेती, आपको याद होगा, आपके सामने मैंने डिस्कस भी किया था कि जब 15 जनवरी से 20 जनवरी तक हमने यात्रा की दिल्ली से लेकर जम्मू तक, और हम अमृतसर भी मिले लोगों से। मैंने उस समय भी आनंदवर्धन जी को भी मैंने कहा कि आप जो केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता है, इसका कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। 32 सीट का नुकसान हुआ। मैंने उस समय कहा आप दिल्ली की सातों की सात हारोगे, वो सातों की सात हार गए। मैंने कहा पंजाब में आप 7 सीट जीत कर आओगे, आप 7 की 7 जीत कर आ गए। तो मेरा ये आंकलन था, क्योंकि मैंने धरातल में बहुत नजदीक होकर सिखों को भी देखा है, बाकी लोगों को भी देखा है, उन लोगों के साथ मैंने काम भी किया है जो इस लेवल के लोग थे। तो मेरा ये मानना था कि मेरी वो बात भी सच निकली। और आज भी अगर यही कांग्रेस पहले तो ये सोचती रही कि हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए, हमें चलो मिलके चलना चाहिए, बाकियों का प्रभाव था। जब वो हुआ कि नरेंद्र मोदी जी का, उसके साथ अमित शाह का, उसके साथ राहुल गांधी का भ्रष्टाचारियों में लिस्ट में नाम आया, तब कांग्रेस को समझ आई कि हमें खड़ा होना चाहिए। नहीं तो मेरा ये आंकलन था, मैंने जनवरी 2025 को लिखा था, 19 जनवरी का मेरा रिटर्न में है कि 38 सीट कांग्रेस जीतेगी, 38 सीट कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। अगर ये उस समय इस रास्ते पर चल पड़ते तो आज के हालात में ये जो 6 पॉइंट और 4% और ये परसेंट की बात कर, आज भी 10 सीट ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी आ रही है। 10 सीट तो आइडेंटिफाइड है, बाकियों को तो 13 मैं 13 नहीं। 13। हाँ 13, आप 13 कह रहे हैं मेरे सामने। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने इसको अपनी जगह बता दी कि जो आरएसएस की तू खेल खेल रहा है, तुम अपनी खेल खेलो, कोई बात नहीं, हम हारेंगे हारेंगे। बाकी जगह भी हम, गोवा भी तो हार रहे थे, गुजरात भी तो तेरे कारण हारे, हरियाणा भी तो तेरे कारण हार गए। अगर एक बार तुम्हें झटका दे दें तो देखेंगे कि तुम कहाँ खड़े हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ और कांग्रेस को भी समझ में आ गई और कांग्रेस को भी अब आगे बढ़ना चाहिए। एक बात मैं अभी पाटिल जी के साथ जज साहब के पास बैठा था, मैंने एक बात और कही, वो भी आपके माध्यम से बता दूं कि इस समय जब राहुल गांधी ने 2 यात्राएं निकाली, बहुत कमाल की वो यात्राएं, अगर उसका अनुसंधान किया जाए, उसकी रिसर्च की जाए, बहुत कमाल की यात्रा है। उन यात्राओं से क्या निकला? उन यात्राओं से ये निकला कि 2 विचारधाराओं की इस देश में लड़ाई। एक तरफ विचारधारा है आरएसएस की, दूसरी तरफ विचारधारा है गांधी की। अब ये लोगों को सोचना है कि वो गांधी के साथ खड़ा होना चाहते हैं या आरएसएस के साथ खड़ा था। अब बिल्कुल साफ लाइन हो गई। अब इसमें कोई नहीं, वो चाहे ममता हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे के सारे केजरीवाल की तरफ कांग्रेस को दबाव बना रहे थे कि आपको उनके साथ चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब कांग्रेस को सीधे तौर पर सीधी टक्कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब विचारधारा की लड़ाई है। मैं तो कई बार गांधी विचारधारा की जब मैं बात करते हैं, मैं तो उसको नानक विचारधारा से जोड़ता हूं। जब मैं सत्य और अहिंसा की बात नानक से और गांधी तक मैंने की, तो मैं समझता हूं कि 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। मैंने सिखों को भी कहा कि इस समय वो छोड़ दो, जो जिस हालात से हम निकले वो हमें, हमारी भी गलतियां होंगी, उनकी भी गलतियां होंगी। मैं समझता हूं कि इस समय जरूरत है हम सबको साथ चलने की, तभी इस देश का जो संप्रभुता है, इस देश की जो आइडेंटिटी है, इस देश की जो विचारधारा है, इस देश का जो संकल्प है, उसके साथ तभी खड़े हो सकते हैं। ये मेरा आंकलन, ये मेरा विचार रहा और यही बात मैंने आज इस बात को देखने के बाद मुझे खुशी है कि केजरीवाल जी को अपनी जगह पता लग गई, आम आदमी पार्टी को पता लग गया कि आरएसएस के करीने से खेलने से क्या नतीजे होंगे। अब आगे जो नतीजे होंगे वो तो देखने पड़ेंगे, पर मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी ने, प्रियंका ने और बाकी सभी ने ये एक अच्छा स्टेप उठाया। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि यू हैव टेकन ए राइट स्टेप। हालांकि इट वाज टू डिले, अगर वो डिले ना होते तो नतीजे जो मैं सोचता था, अगर मैंने नवंबर में सोचा था, तो ये नतीजे बिल्कुल और बिल्कुल कांग्रेस के हक में आते, कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा सकते। ये तो आपने बता दिया पूरे परिवेश में। पंजाब के सिलसिले में भगवंत मान की सरकार है आम आदमी पार्टी की।
और भगवंत मान की सरकार पे किसानों की दमनकारी नीतियों से लेकर वहाँ का जो डेट है, फिस्कल डेफिसिट जो है, वो पंजाब का लगातार बढ़ता जा रहा है। और भगवंत मान जो हैं कभी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, कभी वो अपनी फैमिली के साथ बिज़ी होते हैं, तो कहीं न कहीं भगवंत मान का टोटल पॉलिसी पैरालिसिस या फेलियर पंजाब में आप देख रहे हैं। किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। शंभू खनौरी पे आज 1 साल हो गया, 13 फरवरी पिछले साल शुरू हुआ था। अभी तक किसानों की 23 फसलों की माँगों पर कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, वो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम ज्यों का त्यों खड़ा है। मत्थेवाड़ा का प्रॉब्लम ज्यों का त्यों खड़ा है। जंगलात काटे जा रहे हैं, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री पंजाब में लग रही है, नौकरी लोगों के पास है नहीं, डंकी के रास्ते अब तो जाना भी दूभर है क्योंकि आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और आपने देखा कि 33 गुजरातियों को इल्लीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया पर प्लेन जो है वो अमृतसर में उतारा गया। तो सिखों को लगातार, पंजाबियों को लगातार बदनाम करने की साजिश सरकार चलती आ रही है। हरजीत सिंह निज्जर कांड में हालांकि डायरेक्टली गृह मंत्रालय को फाइव आइज ने बताया कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है अपने कंसुलेट के थ्रू। और गुरपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर केस में भी निखिल गुप्ता गुजराती एक लड़का पकड़ा जाता है। उसके बाद आपने देखा अदानी की भी इंडाइटमेंट होती है और एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, उनका भी जो है वो अमेरिका जाना जो है वो बैन हो जाता है। ऐसे में पंजाब की जो अब सिचुएशन है वो बहुत ही एक क्रूशल जंक्शन पर है, मेक और ब्रेक सिचुएशन है। आम आदमी हाँ, पार्टी की सरकार, दिल्ली का किला इनका ध्वस्त हो गया और पंजाब में उनको इसीलिए जगह मिली कि उन्होंने दिल्ली का एक मॉडल दिया था शिक्षा, स्वास्थ्य का और खेती किसानी का, खेती और किसानों को जमीनें देने का या एमएसपी देने का। वो सारा मॉडल फेल हो गया। पंजाब आज फिर उसी मुहाने पे खड़ा है जो पिछले 10 साल पहले खड़ा था। तमाम सरकारें आती हैं, अकाली दल फेल हो गया, कांग्रेस फेल हो गया और आम आदमी पार्टी भी पंजाब को मैनेज करने में फेल हो गई। ऐसे में पंजाब में पॉलिटिकल आप रेमिफिकेशन कैसे देखते हैं? इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूँ। आतमजीत सिंह जी, बहुत बढ़िया। आपने एक सवाल भी बहुत कमाल का है और हमें इस पर चर्चा भी करनी चाहिए और ये बड़ी खुली चर्चा होनी चाहिए। अगर पंजाब, मैं कई बार कहता हूँ, पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसने पिछले 50 साल 40 साल के हालात से पंजाब गुजरा है। हमें सबको समझना चाहिए, उस हालात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब मैं 2017 में गया, उस समय ये लोग कह रहे थे, यही केजरीवाल एंड कंपनी आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हमें 117 में से 112 सीट मिलेंगी। उसके बाद जब मैंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वहां जाकर और मैंने खुले बात की कि आप किस रास्ते पर चल रहे हो, लोगों से कहा कि आप किस रास्ते पर चले हो और सिखों को कहा मैं किस रास्ते पर आप जाना चाह रहे हो। जो मैंने यात्रा वेई नदी से गंगा नदी तक की थी, उसका सारे चैप्टर्स मैंने लोगों के सामने रखे कि इस हालात में मुझे खुशी है कि उस समय भी जो 87 सीट कह रहे थे, 65 सीट कहने लग गए, तो 18 सीट पर 22 सीट पर ये निबट गए थे। और उस समय तो इनके साथ इंटेलेक्चुअल था। उस समय जब 2017 में आप देखेंगे तो बहुत सारा इंटेलेक्चुअल जो है, जो बाद में कांग्रेस की तरफ चला गया, वो सारा इंटेलेक्चुअल इनके पास था। बड़ी ताकत अपने आप में थी। उस समय ये उस हालात में फंसे। इन्होंने यहां तक बदनाम किया सिखों को कि उड़ता पंजाब में सिख को ही नशेड़ी पेश कर दिया और सिख को ही गैंगस्टर पेश कर दिया, नशे का व्यापारी पेश कर दिया। मैंने लोगों से कहा, ये कौन सा रास्ता है सिखों को बदनाम? पहले ही सिख इतना बदनाम है, क्या आप सिख मुक्त करने आए इस देश में? मेरे बहुत सारे मित्र दोस्त भी उसी इसी बहाव में थे। वो कहने लगे, नहीं दया सिंह जी, आप गलत पैर। मैं क्या, आप देख लेना, मैं तो कह सकता हूँ, मेरे पास कोई आपका अपना हक है, जो आप करना चाहे करें, पर मेरा ये व्यू है कि ये गलती सिखों को नहीं करनी चाहिए। मुझे खुशी हुई कि 2017 में कांग्रेस की सरकार बनी, अमरिंदर सिंह के, कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर, और ये बुरी तरह फेल हुई। उसके बाद 2022 की, जिसकी बात आप कर रहे हैं, 2022 में कांग्रेस अपने आप ही मैदान छोड़ गई। कांग्रेस ने, ये नहीं कि वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा, ये सोचना ही गलत है। मैं 2022 में गया, मैं बाकायदा तौर पर केसगढ़ साहब भी गया, मैं बाकी जगह भी गया, मैं लोगों से मिला भी। मैंने उस समय देख लिया जब एक कांग्रेस का ही प्रभारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहने लगा कि दया सिंह जी, हम तो ऐसा है, हमारा तो सीधा सिस्टम है कि हमें 2 करोड़ रुपया मिल जाता है, उसकी हम एफडी करा देते हैं और उसके बाद
अगर लोगों ने जितवाना है तो पैसे लगा दें, नहीं जितवाना तो नहीं, हारेगी कांग्रेस, जीतेंगे हम। जब जिस हालात में कांग्रेस के अंदर जो सेल बैठे हैं, वो तो कांग्रेस को पहचानना चाहिए। मैं बार बार कहा है कि कांग्रेस के अंदर जो सेल बैठे हैं वो कांग्रेस को नहीं जिताना चाहते। अब आप देखो, जाखड़ चले गए, अब चन्नी चीफ मिनिस्टर बने, चन्नी के क्या हालात बना दिए इन्होंने, और बाकियों के क्या हालात बने, और परनीत उसी लोकसभा में रही, उसको हटा नहीं सके ये। तो मेरा ये कहना है कि 2022 में आम आदमी पार्टी कोई जीत नहीं थी, वो केवल और केवल ये हुआ कि किसको वोट दे। उन्होंने सोचा यही बढ़िया है फिर, और 92 सीट इनको मिल गई, और 92 सीट का क्या किया, वो आपने उसका सारा ही चिट्ठा खोल दिया कि खेती किसानों के साथ किया किया, बाकी सबके साथ क्या किया, नतीजे क्या निकले। मैंने कहा उनको कि जब मैं 15 जनवरी से 20 जनवरी तक गया तो आप नहीं थे, अजय शुक्ला भी जी थे, आनंद वर्धन भी मेरे साथ थे, हम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी से मिले। मैंने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा, मैं कहा ये रास्ता कौन सा है, आपसे भी मुक्त कर दिया और कांग्रेस से भी मुक्त कर दिया पंजाब को, तो पंजाब में क्या रहा। तो उस समय उन्होंने लगा कि दया सिंह जी इस बार हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, और मुझे खुशी, मैंने उसी समय अनाउंस कर दिया कि 7 सीट कांग्रेस जीतेगी 13 सीट में से, और 7 जीत कर आ गई। तो मेरा ये मानना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की कोई सरकार है नहीं है, वहां एक्चुअली कोई सरकार है ही नहीं, केवल और केवल ये आडंबर बना है, क्योंकि और कोई है नहीं, तो सरकार तो किसी ने चला नहीं है। सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहा है, और बड़े एंजॉयबल और सीधी सरकार केंद्र चला रहा है, अमित शाह और गृह मंत्री चला रहा है, वहां कोई और वैसे भी जब मैं बार बार कह रहा हूं, केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का वो सारे का सारा सिस्टम आरएसएस का है, इसलिए मैं उनको कोई अलग नहीं मानता, इसलिए केंद्र ही पंजाब की सरकार को चला रहा है। अब वो कितने दिन चलेगी ये देखने वाला होगा, क्योंकि दूसरी साइड पर इस समय जो तख्त साहिबान के जथेदारों ने श्रोमणी अकाली दल पर वो लगाया, और उन्होंने उस माफी भी मांगी, और वो सारे अब श्रोमणी अकाली दल का उन्होंने कहा कि आप अपनी मेंबरशिप रिलीज करो। अब 20 फरवरी तक उनकी मेंबरशिप है, 30 लाख के करीब उनके मेंबर्स बनने जा रहे हैं। तो अब नए किस्म से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अकाली दल भी सामने आएगा, कांग्रेस भी सामने आएगी। मैंने अकाली दल को कहा कि अब आपका यहाँ सवाल विचारधारा का है, गुरु नानक की विचारधारा कहें और बाद में हम समझ लें कि गांधी की विचारधारा है, ये नजदीकी हैं, हम इनको दूरी ना बनाएं। तो ये सत्य और अहिंसा की विचारधारा हमें नजदीक आना चाहिए, और इस अगर हम नजदीक आ जाते हैं, अगर इंडिया गठबंधन के साथ अकाली दल खड़ा हो जाता है, तो फिर पंजाब में किसी की और वुकत नहीं रह जाती, वह चाहे कोई भी हो। कभी आरएसएस तो कभी वहां जीत ही नहीं सकती, संघ बीजेपी तो कभी वहां जीती नहीं, अंदर के आज के भी इलेक्शन नहीं जीत सकी, तो उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो केवल और केवल वाया मीडिया केजरीवाल आरएसएस ने सोचा था कि जो वोट बीजेपी को नहीं देना चाहता वो आरएसएस को दे, और केजरीवाल जितनी गालियां मोदी जी को, प्रधानमंत्री को निकालेंगे, इनको निकालेंगे, उतना ही लोग ये समझे कि ये लोग हमारे नजदीकी हैं। ये जो वो बनाया है, औरा बनाया, इस औरे के अंदर ही दिल्ली और इस औरे के अंदर ही पंजाब के हालात हुए, और कहीं जाके इनकी कहीं इसी तरह कहीं जगह सस्टेन हो नहीं सकी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, और ये जो इलेक्शन है, जो आज के नतीजे हैं, मैं उस नतीजे से कोई वो निराशाजनक नहीं है मेरे लिए। मैं तो समझता हूँ ये हो गया, ये अच्छा ही हुआ, ताकि कांग्रेस शायद इसको देखकर आगे कोई कदम ठीक रहे। हम तो इस विचारधारा के हैं, कम से कम गांधी विचारधारा सस्टेन तो करे इस देश में, नहीं तो क्या हालात होंगे। मैं हैरान होता हूं कि ट्रंप की जिस दिन ओथ लेनी थी, अरदास सिख ने की है। अगर वो सीन देखा हो किसी, गुरपतवंत वहां है, इसका मतलब है कि बाहर की कंट्रीज सिखों के साथ, सिखों की तरफ खड़ी होंगे, या खड़ी होंगी या नहीं खड़ी होंगी, उनके क्या कारण होंगे, क्या नहीं कारण होंगे। नतीजा ये हुआ, अभी भी जिस जहाज की बात आपने की है, जिसमें 30 जो सिख 30 जो पंजाबियों को बाहर भेजा है, और जो कहानियां उन्होंने बताई हैं, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने
पुलिस वाले 5 लाख मांगते थे, 10 लाख मांगते थे। माँ बाप ने सोचा कि क्या करें, इन बच्चों को तो बचाएं। उन्होंने उनको बाहर भेज दिया, जमीनें अपनी कुड़ करा दी, सारा कुछ कुर्बानियां कर दी। आज उनके क्या हालात बनेंगे, अब वो आके क्या करेंगे। मैंने बार बार कहा कि सरकारों का काम है उनको रिहेबिलिटेट कर दो, जो कारण गए हैं उनको वापस बुलाओ और रिहेबिलिटेट करो। आज आप उसको रिहेबिलिटेट भी नहीं करना चाहते। इस हालात में हम गुजर रहे हैं। तो मैं समझता हूं और आगे और भी डिपोर्ट अगर होते हैं तो फिर नतीजे क्या निकलेंगे, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें जो आपने अभी चिन्हित किया कि कांग्रेस के पास विचारधारा है, सोच है, देश के माइनॉरिटीज़ को, देश के सेक्युलर वोट को, देश के लिबरल्स को इकट्ठा करके सोशलिस्ट को साथ लेके चलने की है। ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड पे नहीं है। जो उनका रायपुर का रेज़ोल्यूशन था जिसमें ड्यू रिप्रेजेंटेशन देके ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करा के स्ट्रक्चर को खड़ा करना, सही लोगों को पार्टी में शामिल करना और इंडिया गठबंधन की भी एक मीटिंग बुलाकर ये तय कर लेना कि अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो ये लड़ाई लंबी है, अगले 5 साल की है, तो जो साथ रहना चाहे रहे, जिसको नहीं रहना है, ममता हो या अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी पार्टी हो, वो अपना रास्ता चुन सकती है। अगर उसको अकेले रहना है, क्षेत्रीय पार्टी बन के काम करना है, तो अपना उनके लिए स्वतंत्रता की तो पूरी आज़ादी है। कांग्रेस तो किसी को बाध्य नहीं कर सकती अपनी विचारधारा के साथ। पर उन्हीं लोगों को साथ रहना चाहिए जो उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, जो जहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ का सोशल जस्टिस है या शोषित समाज है, जो उसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो एक होकर लड़ें। पर उसके लिए कांग्रेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तो पहले मजबूत करना पड़ेगा। उनको ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। रायपुर कन्वेंशन में जो चीजें तय की गई थी, आज वो गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन तो कहीं रहा नहीं। हरियाणा के इलेक्शन में गठबंधन टूट गया। जो नुकसान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का किया, वही नुकसान आपने खुद ही बता दिया, 13 सीटों पे कांग्रेस द्वारा जो आम आदमी पार्टी का कर दिया गया। और महाराष्ट्र में तो आपने देखा 37 लाख वोट 6 महीने में बढ़ जाते हैं, लोकसभा और विधानसभा के बीच में। और ऐसा ही कुछ इल्जाम अब दिल्ली पे भी लग रहा है कि 4 लाख वोट जो हैं, वो 4 साल में बढ़ाए गए 2020 से 24 में, जो नए इलेक्टोरल रूल्स बढ़े, और इधर 7 महीने में 4 लाख वोट बढ़ गए, जिसमें 15,000 वोट का हेर-फेर के अगर आप सीटें देखेंगे तो करीब 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जो 10-12,000, 15,000 के हेर-फेर में जीती गई हैं। अगर आप 10,000 वोट सत्तारूढ़ दल का बढ़ा दीजिए और 5,000 आम आदमी पार्टी का कम कर लीजिए, तो 20,000 वोट का डिफरेंस वैसे ही आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन हो, उच्च न्यायालय हो, देश की संवैधानिक संस्थाएं हो, मीडिया हो, इन सबके साथ आपकी लड़ाई है। आपकी लड़ाई सिर्फ मोदी जी के साथ नहीं है या आरएसएस की विचारधारा के साथ नहीं है। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ लड़ाई है जो अगले 40 साल के लिए या अगले 20 साल के लिए 2047 का विकसित भारत का संकल्प रखता है। और उनकी थिंकिंग, अभी तो उनकी सोच 2029 की चल रही है। तो 2029 में वो क्या करने वाले हैं ये हमें 2029 में पता लगेगा, पर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। इसीलिए जब आपका प्रतिद्वंदी जो है वो पूरी तैयारी में है और ट्रेनिंग ले रहा है, तो आपको भी उसी तरीके से मुस्तैदी से तैयार होना पड़ेगा, तभी आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं तो फिर आप इस लड़ाई में पीछे रह जाएंगे। साम दाम दंड भेद करके आपका प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकल जाएगा। आज की अतुल परिचर्चा जी, में भाग लेने के लिए दया सिंह जी बताइए एक लास्ट में। एक एक जाते-जाते मैं आपको बता दूं, ये हमारे कंफ्यूजन है। मैं ये कह रहा हूं, आज भी कांग्रेस के पास 26% वोट ऐसा है जो माइनॉरिटीज का है। उसमें मुस्लिम हुँ, है, सिख है और ईसाई है। हुँ, 26%, 19% कांग्रेस के पास तब भी वोट रहा, जो चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो। कांग्रेस ने हुँ, गलती जो की है, कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि वो तो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे, पर क्योंकि आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं कर रहे, वो कोई आपसे कोई देश मांग रहे हैं, कोई आपसे कुछ मांग रहे हैं, वो तो मांग ही कुछ नहीं रहे। मेरा ये कहना है। और एक बात, आरएसएस ने बड़े करीने से एससी और एसटी को मैनेज किया है। आज भी हुँ, अगर 2024 का इलेक्शन देखें और अब के इलेक्शन देख लेना, हरियाणा के इलेक्शन देखें, उसमें से एससी और एसटी जो है वो बीजेपी के साथ है। इसका मतलब 543 में से 131 सीट पर तो पहले उनका वर्चस्व है। तो आप तो 412 ही सीट लड़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को वो सारे परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा, इस पर काम करना होगा। और ये मैं कभी नहीं मानता कि पत्र, ये ठीक है
कि जर्नलिज्म का एक सवाल है, कोई सारे जर्नलिज्म सत्यवादी तो हो नहीं जाते। जहां उनका जहां दाव चलता है वहां काम करेंगे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मेरा उनसे भी कोई लेना देना नहीं जो हमारे हक में ये खिलाफ है किसी चीज के, कांग्रेस के हक में। मेरा ये लेना देना है कि कांग्रेस को अपना जो आईना है वो साफ करना चाहिए। जब तक कांग्रेस अपने आईने को साफ नहीं करती तब तक कांग्रेस जो है वो 20 साल 5 साल नहीं है। मैं कहता हूं कि 2027 में ही आप जो ये पंजाब के इलेक्शन होंगे और जो अखिलेश वाला अभी 12 सीटों पर आपने देखा कि वो 12 सीटों पर सारी की सारी अखिलेश हार के बैठ गया, जब वो 2 ही सीट दे रहा था कांग्रेस को। कांग्रेस ने वो भी अच्छा किया, उसको भी बता दिया कि तेरी जगह क्या है। महाराष्ट्र में वो 12 आदमी खड़े कर रहा था। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को अपना व्यू जो आपने कहा है बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि उनको अपना आईना साफ जी, करना चाहिए ताकि जी। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा कहना था। राहत इंदौरी की 4 लाइनें करके मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करूँगा। वही आपने खिलाफत की बात की, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी ही है, ये सब धुआँ है कोई आसमान थोड़ी ही है, लगेगी आग तो आएँगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ा ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद दया सिंह जी आज की बिल्कुल परिचर्चा सही में बात। भाग लेने के बहुत लिए और शुक्रिया, बहुत बहुत सारी अच्छा लगा। बहुत जानकारी आपसे देने के लिए। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। जी।